7 सितंबर की रात आसमान में कुछ बड़ा होने वाला है और हो सकता है आपकी जिंदगी में भी। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2025 का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण अब आ रहा है और हम आपको बताएंगे इसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर कैसा होने वाला है। आपके साथ मैं हूं लवीना राज और ये ग्रहण आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा या सावधानी की घंटी ये बजा रहा है, इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित राजकुमार शास्त्री जी, जो खोलेंगे ग्रहण के रहस्यों का राज। बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ पंडित जी, क्योंकि ग्रहण सुनते ही तो मन डर भी जाता है। इस बार का चंद्र ग्रहण कैसा है उसके बारे में सबसे पहले बताइए। जी लवीना जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है। और ग्रहण तो देखिए बहुत ही अद्भुत एक खगोलीय घटना है और ब्रह्मा जी के 4 युग में और 4 युगों के जो वर्ष हैं उस वर्ष में किसी महीने के किसी पूर्णमासी को, जबकि पूर्णमासी हर महीने में आती है जी। और हर वर्ष में आती है, हर महीने में आती है, 12 पूर्णमासी होती हैं, लेकिन हर पूर्णमासी को ग्रहण नहीं पड़ते। कोई ऐसा महीना होता है जिस पूर्णमासी को ग्रहण पड़ते हैं। चंद्र ग्रहण की मैं बात कर रहा हूँ, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को, चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को पड़ते हैं। तो यह एक बहुत अद्भुत दृश्य होता है, बहुत अद्भुत घटना होती है जी। क्योंकि जब चंद्रमा और राहु या केतु एक ही राशि के, एक ही नक्षत्र के और एक 14 अंश के अंतर के में आते हैं, क्योंकि एक राशि 30 अंश की होती है। ये पूरा ब्रह्मांड 360 अंश का है, उसमें 12 राशियां हैं, तो एक राशि 30 अंश की होती है। तो जब वह 14 अंश के अंदर ग्रह स्पष्ट में आता है तब ग्रहण की संभावना बनती है जी। और जब 10 अंश से दूरी कम हो जाती है तब ग्रहण पड़ेगा, यह बात निश्चित हो जाती है। और राहु और चंद्रमा का जब संयोग बनता है, युति बनती है एक ही राशि के एक ही नक्षत्र में, तब जाकर के ऐसा योग बनता है। तो इस बार जो है ये ग्रहण शतभिषा नक्षत्र में, कुंभ राशि के शतभिषा नक्षत्र के अंतिम चरण में और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में 2 नक्षत्रों को जोड़ रहा है। शतभिषा नक्षत्र का अंतिम चरण और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का प्रथम चरण, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो ऐसे योग में जब ये ग्रहण पड़ रहा है तो यह अपने आप में बहुत ही आश्चर्य उत्पन्न करने वाली घटना है। और जब भी ग्रहण पड़ते हैं कभी भी अशुभ नहीं होते, ये ध्यान रखिए। यद्यपि वो 12 राशियों को भी प्रभावित करते हैं और पूरे संसार में वराह मिहिर ने लिखा है कि पूरे दुनिया में 12 राशि 27 नक्षत्र से बाहर किसी का जन्म होता है नहीं जी। चाहे वो अंडज है, श्वेदज है, उद्भिज है, जरायुज है, चाहे मनुष्य है, पशु है, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, वो सब 12 राशि और 27 नक्षत्रों के मध्य में ही जन्म लेते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि पूरे ब्रह्मांड को ये प्रभावित करते हैं। और ग्रहण की घटना जो है, चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है ना, भूमेर पिंडः शशांकः ज्ञा कवि रवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा, अर्थात पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा है। तो भूमेर पिंडः शशांकः, और इस प्रकार से जब पृथ्वी के अत्यंत नजदीक है तो यह पृथ्वी वासियों को प्रभावित करेगा। देखिए, ग्रहण पाताल लोक में भी होते हैं और ग्रहण स्वर्ग लोक में भी होते हैं, लेकिन यह जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, यह पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। इसलिए पृथ्वी वासियों के लिए दोनों ग्रहण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वैसा भी बुध ग्रहण भी होता है और शुक्र ग्रहण भी होता है, लेकिन उनका प्रभाव पृथ्वी वासियों पर नहीं होता, इसलिए उसका किसी को ज्ञान भी नहीं है। जब उसकी जरूरत नहीं है तो ज्ञान किस लिए रखना है। ठीक है पंडित जी, अब इसको और सरल भाषा में मैं 2 भागों में अगर इसे बांट दूं तो मैं आपसे समझना चाहूंगी। आपने कहा कि ग्रहण जब हम बात भी कर रहे थे तो आपने बताया कि इस बार थोड़ा सा भारी कुछ राशियों के लिए क्या हो सकता है क्या, तो हम इसे ऐसे समझेंगे कि जिन लोगों पर ये भारी है उनको क्या करना है और इस ग्रहण का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। सबसे पहले बताइए कौन से राशि के जो जातक है उनको ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है या किन पर इस बार का ये चंद्र ग्रहण भारी हो सकता है। जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड 12 राशि और 27 नक्षत्रों पर ही हम पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन हमारा जितना भी कंट्रोल है वह आकाश में गोचर करने वाले ग्रहों पर होता है। वहां पर जो नक्षत्र हैं और जो ग्रह हैं
वहाँ से हमारा कंट्रोल चलता है। हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वह आकाश में होता है, और उन आकाश में गोचर करने वाले नक्षत्रों से राशियां बनती हैं। एक राशि जो है 9 चरण की, एक नक्षत्र के 9 चरण, 4 चरण एक नक्षत्र, फिर दूसरे का 4 चरण, और फिर तीसरा नक्षत्र, जैसे मेष राशि की बात करूं तो अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का प्रथम चरण। इस प्रकार 9 चरण को मिला करके एक राशि का निर्माण होता है। अब चूंकि यह ग्रहण जो है यह कुंभ राशि पर हो रहा है, तो कुंभ राशि से आप ये समझिए कि कुंभ राशि के लिए तो हानिकारक, अत्यंत हानिकारक है। जिस राशि पर यह खगोलीय घटना घटित होती है उस राशि के जातक के लिए अत्यंत हानिकारक रहता है। तो सबसे अधिक हानिकारक यह ग्रहण रहेगा कुंभ राशि। और कुंभ राशि में भी जो शतभिषा नक्षत्र के अंतिम चरण वाले जातक हैं या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए तो ये समझ लीजिए कि कहर है, जहर लेकर के आया है। तो उसका उपाय भी फिर आप ही बताएंगे? नहीं, उपाय तो देखिए ऐसा है, जिसके लिए हानिकारक है या जिसके लिए हानिकारक नहीं है, सभी के लिए उपाय एक ही है कि उन्हें एकांत स्थान में ग्रहण आरंभ होने से पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद मंत्रों का जाप करें। जो शतभिषा नक्षत्र का मंत्र अलग है, उन्हें शतभिषा नक्षत्र के मंत्र का जाप करना चाहिए। और यदि शतभिषा नक्षत्र के मंत्र का जाप आप नहीं जानते हैं तो जो कुंभ राशि का स्वामी शनि है और वहां पर चंद्रमा का ग्रहण लग रहा है, तो चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए, अथवा शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए, अपनी राशि के स्वामी का जाप करना चाहिए। अथवा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जिनका जन्म है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो मंत्र है उसका जाप करना चाहिए, या जो उस नक्षत्र के देवता हैं, अधिदेवता हैं, उन मंत्रों का जाप करना चाहिए। वो मंत्र अलग विज्ञान है, वह एक दर्शन शास्त्र है जिसको हम आधुनिक भाषा में विज्ञान कहते हैं। वह मन्नात्रायते इति मंत्रः, मन ही मन में जाप करने से, मन ही मन में उच्चारण करने से जो संकट से बचा लेता है और इच्छाओं को पूरा कर देता है उसे मंत्र कहते हैं। तो इसलिए मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। अगर अपने किस्मत को बदलना है या होने वाली घटना से बचना है, दुर्घटना से बचना है, तो उसके लिए मंत्र ही साधन। या तो मंत्र जाप करें अथवा मणि धारण करें, यानी जो उस राशि का स्टोन है, पन्ना है, पुखराज है, नीलम है, मोती है ना, वो ग्रह के अनुसार धारण करें। कोई मंत्र बता सकते हैं? क्योंकि अगर कोई ऐसे दर्शक हमें हमारे साथ जुड़े हो जो नहीं जानते हो मंत्र, कोई एक मंत्र जो किसी के लिए भी काम आ सकता है? नहीं, मंत्र तो मैं 3000 मंत्र मुझे कंठस्थ याद है, मैं 3000 मंत्र आपके चैनल पर बोल सकता हूँ, लेकिन वो सबके समझ। देखिए, चंद्रमा का एक बड़ा छोटा सा मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप करें। अथवा भगवान शिव का एक पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय। अगर हाँ, ओम नमः शिवाय, यदि आप इसमें ओम लगाते हैं तो ठीक है, नहीं तो शिवाय नमः ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। शिवाय नमः बोलने से स्त्रियों को शिवाय नमः बोलना चाहिए और पुरुषों को नमः शिवाय बोलना चाहिए। ऐसा क्यों? ये ध्यान रखना, क्योंकि शिवाय नमः ऐसा बोलने से वो गौरी मंत्र हो जाता है। अच्छा। और नमः शिवाय ऐसा बोलने से वो शिव मंत्र हो जाता है। मंत्र एक ही है, उसमें नमः शिवाय बोलना है और उसमें दूसरे में शिवाय नमः बोलना है। पहले का अक्षर बाद में और बाद का अक्षर पहले में जोड़ना है। इतना मात्र करने से, इसलिए स्त्रियों को शिवाय नमः और पुरुषों को नमः शिवाय। और यदि सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, यति हैं, उन्हें ओम लगा करके जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय। सभी को ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है, नमः शिवाय बोलिए, इतने से काम चल जाएगा। यह शिवाय नमः बोल दीजिए, इतने से काम चल जाएगा। अच्छा पंडित जी, आपने अभी मंत्र के बारे में बताया महिलाओं के लिए खास तौर पर। अब मैं आपसे इसी में पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ग्रहण जब भी हम सुनते हैं तो जो खास तौर पर गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। क्या इस चंद्र ग्रहण में उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए वैसे तो ग्रहण सभी के लिए हानिकारक होते हैं, ऐसा एक बना दिया है मैटर की महिलाओं गर्भवतियों को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान सभी को रखना चाहिए, जिसकी राशि पर है या जिसके लिए हानिकारक है। या कुंभ राशि से समझ लीजिए कि वृष राशि चौथी राशि है, वृष राशि के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। इसी प्रकार से कुंभ से 8वीं राशि तुला राशि है, तो उसके लिए भी बहुत हानिकारक रहेगा।
तो कुंभ राशि के लिए तो हानिकारक रहेगा ही। फिर जो चंद्रमा के नक्षत्र वाले जातक हैं, रोहिणी नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ, बहुत हानिकारक रहेगा। फिर हस्त नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए बहुत हानिकारक रहेगा, ये चंद्रमा के नक्षत्र हैं। फिर जो श्रवण नक्षत्र में जिनका जन्म है, श्रवण नक्षत्र भी चंद्रमा का नक्षत्र है, उनके लिए बहुत हानिकारक रहेगा। तो केवल राशियों पर ही नहीं, नक्षत्रों, प्राचीन ज्योतिष जो है वो नक्षत्रों पर चलता था। राशियों का निर्माण बहुत बाद में हुआ। पहले जो ज्योतिष, प्राचीन ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, वो नक्षत्रों पर आधारित था और नक्षत्रों के आधार पर ही फलादेश किया जाता था। तो इसलिए ये जो नक्षत्र के जातक हैं उन्हें भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब जहां आपने गर्भवती महिलाओं की बात करी, तो देखिए बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती, इनको भोजन की छूट है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए किसी भी गर्भवती स्त्री को भूखा नहीं रहना है। भोजन उनको जरूर करना है, जब जरूरत है उन्हें जरूर भोजन करना है, जब जरूरत महसूस हो, जबरदस्ती नहीं करना जी। लेकिन भोजन जब जरूरत महसूस हो तो जरूर करना है। चाहे वो गर्भवती है, चाहे बालक है, चाहे वृद्ध व्यक्ति है या रोगी है, औषधि लेना है तो उसको भोजन की छूट है, वो भोजन कर सकते हैं। गर्भवतियों को केवल इतना है कि वो उन्हें चंद्रमा की किरणों से बचना चाहिए जी। चूंकि राहु एक भ्रम उत्पन्न करने वाला ग्रह है, तो वह राहु के साथ जब चंद्रमा की युति बनती है, और इस बार ऐसा ही ग्रहण योग बन रहा है, चंद्रमा के साथ केतु का नहीं बल्कि राहु का संयोग बन रहा है जी। तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही ग्रहण को देखने का प्रयास करना चाहिए आकाशमंडल की तरफ जी। हाँ, आप विश्राम कर सकती हैं, लेट सकती हैं या बैठ सकती हैं। इतना ध्यान रखें कि करवट में ना लेटे, यानी एक तरफ होकर के ना लेटे, सीधा होकर के आपको लेटना चाहिए, जिससे गर्भस्थ शिशु को किसी प्रकार से श्वास इत्यादि लेने में कठिनाई उत्पन्न ना हो। और दूसरी बात आपको बता दूं कि जो गर्भवती स्त्रियां, उनकी डिलीवरी का वही 7 तारीख है और 7 तारीख को डिलीवरी होनी है, तो उसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। वह एक दिन पहले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, अथवा 7 तारीख को भी, चूंकि इसका सूतक 12:57 में शुरू होगा, तो आप सुबह 10 बजे से पहले हॉस्पिटल जा सकते हैं और हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हो सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी खिड़की इत्यादि सब बंद रहती है, वहां भी कोई ग्रहण का घर की तरह ही व्यवस्था। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है जो आपने बताया। अब पंडित जी, हम एक दूसरे भाग जिसके बारे में मैंने आपको बताया उसकी भी बात कर लेते हैं। ये बताइए, इस ग्रहण में फायदा कैसे उठाया जा सकता है? जैसे कि अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, कोई रुका हुआ पैसा आपका आना है, या नौकरी की कोई आपको समस्या है, क्या उसके लिए इस ग्रहण में कुछ हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, 5 राशियों के लिए बहुत लाभकारी ग्रहण रहेगा। अब उसमें जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, इसमें कुंभ राशि को छोड़ करके, चूंकि उसी राशि पर फल घटित हो रहा है, तो कुंभ राशि को तो हालांकि वह 7.5 से प्रभावित है, लेकिन 7.5 की जो पीड़ा है उससे कुंभ राशि वाले जातक को निजात मिलेगी। ग्रहण की पीड़ा से उसको परेशानी रहेगी जी। 2 में से एक पीड़ा, ठीक है ना। फिर मीन राशि, चूंकि बृहस्पति की राशि है और वहां पर भी शनि की 7.5 है, उनको लाभकारी रहेगा। और इसके साथ ही मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए लाभकारी रहेगा। जो शनि की 7.5 से पीड़ित थे अभी तक, उनकी किस्मत जगने वाली है। अगर वह नौकरी से परेशान है, उनको नौकरी मिलेगी। बीमारी से परेशान है, स्वास्थ्य को लेकर के परेशान है, तो एक ग्रहण का समय, एक चंद्र ग्रहण का समय, जैसा कि सूर्य सिद्धांत में है, 108 दिन तक रहता है जी। तो 108 दिन यानी लगभग 3 महीना, 3.5 महीने समझ लीजिए जी। 3.5 महीना में उनको नौकरी भी मिलेगी जो नौकरी से परेशान है। धन अगर उनका रुक गया, उनका धन भी वापस आएगा। किसी असाध्य रोग से, पीड़ा से परेशान है, उससे निजात मिलेगी। कहीं कोर्ट कचहरी इत्यादि से परेशानी है, उनको निजात मिलेगी। तो इसी प्रकार से जो शनि की ढैया से पीड़ित राशियां हैं, उन्हें अपनी कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी को दिखा करके समझ लेना चाहिए कि उनके ऊपर शनि की 7.5 ढैया चल रही है अथवा नहीं चल रही है जी। इसके अतिरिक्त 4 राशियों को छोड़ करके शेष सभी राशियों को, जैसे तुला राशि है, वृश्चिक है ना, धनु राशि है, मकर राशि है और मिथुन राशि है, इन सभी राशियों के लिए बहुत हानिकारक ये ग्रहण रहने वाला है। तो 7 राशियों को सावधान रहना है और 4 राशियों को इससे निजात मिलेगी। कुंभ राशि को ग्रहण की पीड़ा रहेगी, 7.5 से निजात मिलेगी।
तो इस प्रकार से ये 12 राशियों पर ये घटना घटित होगी। ठीक है। मेष राशि के लिए बहुत लाभकारी है। जी। यदि आप व्यापार में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छा पैसा लगाना चाहते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो वृष राशि के जातक हैं उन्हें कोई बड़ा कार्य करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लेना चाहिए। और जो मिथुन राशि के जातक हैं, अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो उस यात्रा को अभी उनको टाल देना चाहिए। जो कर्क राशि के जातक हैं उन्हें अपने माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जो सिंह राशि के जातक हैं उन्हें अपने संतान की तरफ समय देने की आवश्यकता रहेगी। जो कन्या राशि के जातक हैं, अगर आप विवाह के योग्य हैं तो आपका विवाह संबंध जुड़ सकता है। और जो तुला राशि के जातक हैं उन्हें बहुत धन का इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहिए। अगर कहीं से आपका धन आ रहा है वो उसमें भी रुकावट आ सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी इन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि के लिए भी हानिकारक रहेगा। ठीक है। वृश्चिक राशि के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। भाई भाइयों का विवाद हो सकता है, या कहीं आप इस प्रकार की फाइल आपकी फंस सकती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, या आप नौकरी करते हैं तो आपके जो सीनियर हैं उनसे कहीं ना कहीं मनमुटाव होने की संभावना बन सकती है। जो धनु राशि के जातक हैं, अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं तो आप कहीं बहुत अच्छी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट है तो वह आपकी धनु राशि के कारण, ग्रहण के प्रभाव के कारण एडमिशन हो जाएगा। जी। और जो मकर राशि के जातक हैं उन्हें जलीय क्षेत्रों में जाने से परहेज करना चाहिए। जलीय क्षेत्रों में न जाएं क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है, चंद्रमा औषधि वनस्पतियों का कारक है, तो वहाँ जलीय क्षेत्रों में 108 दिन जाने से बचना चाहिए। और जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए तो हानिकारक है ही, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, धन के लिए भी हानिकारक है। और जो मीन राशि के जातक हैं उन्हें अपना भी ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन साथी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को उधार न देने से परहेज करें और उधार लेने से भी परहेज करना चाहिए। कर्जा ले लेंगे तो उतारना मुश्किल हो जाएगा, और कर्जा अगर दे देंगे तो वापस आना कठिन हो जाएगा। ये मीन राशि के जातकों के लिए बहुत प्रकाशन सावधानी रहने की आवश्यकता है। ठीक है पंडित जी, आखिर में 2 मेरे आपसे सवाल हैं। एक तो क्योंकि अब श्राद्ध की शुरुआत हो रही है, आप कुछ बता पाएंगे इस ग्रहण के बाद चूंकि ये हो रहा है, पितृपक्ष के लिए क्या कोई पूजा पाठ कुछ विशेष तौर पर आप दर्शकों को बता सकते हैं? देखिए, पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है और 15 दिन हमारे जो पितृ देवता हैं वो स्वयं पृथ्वी लोक में अपने परिजनों को मिलने के लिए आते हैं। उनके द्वारा दिए गए अन्न और जल और वस्त्र इत्यादि को ब्राह्मण के शरीर के माध्यम से, पंडित के शरीर के माध्यम से ग्रहण करते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। उनकी कृपा से ही वंश की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। 3 चीजें पितरों के अधीन है, संतान यानी वंश वृद्धि, धन की वृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य। यदि कहीं पितृदोष है तो ये तीनों ही चीजें बाधित होती है। कुंडली में भी पितृदोष के कई लक्षण बतलाए हैं और ग्रहण के योग भी बतलाए हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में ग्रहण होता है, देखिए अब ग्रहण योग यदि 7 तारीख को जिसकी कुंडली जातक का जन्म होगा उसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग आएगा, बनेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण योग बन ही रहा है उस दिन, तो चंद्र ग्रहण योग आएगा। और जिसकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग या सूर्य ग्रहण योग होता है वो उनका जीवन आगे विकास करना, जीवन में अत्यंत कठिनाई आती है, स्वास्थ्य में परेशानी आती है, विद्या प्राप्ति में परेशानी आती है, फिर लाइफ को वेल सेटल्ड होने में परेशानी आती है, आर्थिक तंगी रहती है, गृहस्थ जीवन अत्यंत कठिनाई में आता है। तो इस प्रकार से जो ग्रहण योग इन्हीं से बनते हैं, राहु और केतु से, सूर्य और चंद्रमा की युति से। तो ये बातों को भी जो है ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ये जरूर चाहिए कि अपनी राशि के मंत्र का जाप, अपनी राशि के देवता, अधिदेवता, प्रत्याधिदेवता हैं, उनके मंत्र का अपने आसपास में किसी विद्वान से समझ करके, लिख करके, उच्चारण को ठीक से जान करके उन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जितना आप मंत्र जाप करेंगे और ग्रहण के बाद फिर आप हवन करें, हवन के बाद फिर आप जो वस्तुएं हैं सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, चूंकि चंद्रमा है इसलिए आप आटे का दान करें, चावल का दान करें, चीनी का दान करें, दूध का दान करें। इन वस्तुओं का दान करने से आपको ग्रहण के प्रभाव से बचाव
होता रहेगा। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि 2025 में हमने कई सारी ऐसी घटनाएं देखी है, मतलब हमने बहुत बुरी खबरें सुनी है। अब ये जो चंद्र ग्रहण है, आप इस पर कुछ बता पाएंगे आने वाले समय के लिए? क्या हम ये माने कि अब कुछ राहत हमें मिलने वाली, क्योंकि कई सारी ऐसी घटनाएं हमने बार बार लगातार होती हुई देखी है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो ग्रहण है ये सामान्य ग्रहण नहीं है, ये चंद्र ग्रहण तो है ही, साथ में चंद्रमा के साथ में जो राहु की युति है उससे तो चंद्र ग्रहण योग बन ही रहा है जी। साथ में सिंह राशि पर केतु और सूर्य की युति बन रही है, वह भी किसी ग्रहण से कम नहीं है। तो आप ये समझे कि ये ग्रहण एक नहीं बल्कि उतना प्रभावित करेगा जितना दो ग्रहण मिलकर के एक साथ प्रभावित करते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 15-15 दिन के पूर्णमासी और अमावस्या के अंतराल में आते हैं। आप ये समझे कि सूर्य ग्रहण ना होता हुआ भी सूर्य ग्रहण जैसा फल भी प्राप्त होगा। प्राकृतिक आपदाएं तो झेलनी पड़ेंगी, चूंकि जलीय क्षेत्रों में भीषण जल वृष्टि, अग्नि, चूंकि केतु जो है वो मंगल की तरह फल देता है, इसलिए अग्नि जनित घटनाएं और सामूहिक रूप से मृत्यु, जैसे बाढ़ आ गई बहुत सारे लोग बह गए, या कोई पहाड़ टूट गया बहुत सारे लोग दब गए, इस प्रकार की घटनाएं आपके सामने घटित होंगी। और कहीं बहुत अकाल पड़ेगा, कहीं पानी की त्राही त्राही मचेगी, पानी पीने को नहीं होगा, और कहीं पर इतना पानी बरसेगा कि वहां से जल संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकृति की जो व्यवस्था है वह बिगड़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। बहुत राजनेताओं के लिए भी बहुत हानिकारक रहेगा। विदेश अनेक प्रकार के युद्ध की स्थितियां, दो देशों के 3 देशों के बीच में लड़ाई झगड़े, इस प्रकार से युद्ध की स्थितियां, और ये सारा रहेगा। और वो तो आप ये समझिए कि 2030 तक इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी। वो और भी ग्रहों के कारण है, केवल चंद्र ग्रहण के कारण या सूर्य ग्रहण के कारण इतना नहीं है, वो और भी ग्रहों का योग इस प्रकार के बना हुआ है कि ये 2030 तक शांति की कामना ना करें। कामना तो करें लेकिन आशा ना करें। ठीक है, यानी कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि आपने कहा कि इस बार कितना भारी है चंद्र ग्रहण, और मुझे पूरी उम्मीद है जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, आपने उपाय भी बताए। एक बार फिर से मैं चाहती हूँ आखिर में आप वो मंत्र बता दें जिससे कि इस बार के चंद्र ग्रहण से जिन पर ये भारी है वो अपने आप को बचा सके आखिर में। देखिए, मंत्र जाप बहुत महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि मंत्र महामणि विषम व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। अगर मनुष्य कोई अपने भाग्य को बदलना चाहता है तो तप, उसके लिए तप की आवश्यकता है। तप का मतलब है एक स्थान पर बैठ करके ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें, ठीक है ना। जो कन्या तप करे तुम्हारी, भाव्यों मेटी सकहीं त्रिपुरारी। तप के माध्यम से मनुष्य का भाग्य बदलता है, पूर्व जन्म के कर्म नष्ट होते हैं, और नए, और भगवान शिव के ही एक ऐसे मंत्र हैं जो मनुष्य के भाग्य को बदलने में सक्षम है, सामर्थ्यवान है। तो इसलिए ओम नमः शिवाय, ये यति हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए ओम लगा करके जाप करना है जी। सामान्य जो पुरुष हैं उन्हें नमः शिवाय ये जाप करना है। स्त्रियों के लिए है शिवाय नमः, इतना ये मंत्रों का जाप करना है। और पूरे आप समझ लीजिए कि रात्रि में 9:57 से ग्रहण आरंभ होगा जी। और रात्रि के 1:26 में ग्रहण समाप्त होगा। इस पूरे समय में व्यर्थ की बातें ना करें, और टीवी इत्यादि देखना है तो देखते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, और इन मंत्रों का जाप आपको अवश्य करना है। ग्रहण के अंत में मोक्ष काल में स्नान करना है, और स्नान के बाद सफ़ेद वस्तुओं का दान करना है, अथवा अपनी राशि के अनुसार वस्तुओं का दान करना है, अथवा जो आपकी कुंडली में ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है उस ग्रह के उसके अनुसार भी आप दान कर सकते हैं। किसी की शनि की दशा है, किसी की राहु की दशा है, किसी की सूर्य की दशा है, तो सूर्य की दशा है तो स्वाभाविक रूप से तांबे का पात्र में गुड़ और गेहूं भर करके दान करेंगे जी। मंगल की दशा है तो मसूर की बस जो है दाल का दान करेंगे, उसमें गेहूं गुड़ भर करके दान करेंगे। अगर बुध की दशा है तो हरी मूंग का दान करेंगे, है ना। और राहु की दशा है तो काले तिल का दान कीजिए, और इसके साथ बृहस्पति की दशा है तो पीली वस्तुओं का दान कर दिए, पीले वस्त्र में
चना बांध करके और चने की दाल और हल्दी बांध करके दान करें। इसी प्रकार शुक्र की महादशा है तो चावल का दान करें, चीनी का दान करें, चांदी का दान करें। शनि की महादशा है तो काले उड़द का दान करें, काले कपड़े में बांध करके। लोहे के पात्र का दान करें। केतु की महादशा है तो भी आप काले तिल का दान कर सकते हैं, अथवा अपनी राशि के अनुसार दान करें। ठीक है ना। तो ये सारी वस्तुएं हैं, और नहीं तो सफेद वस्तु का दान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दूध है, चीनी है, चावल है ना, ये सारी वस्तुओं का। ठीक है पंडित जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चंद्र ग्रहण को लेकर मुझे पूरी उम्मीद है, जो उपाय आपने खास तौर पर बताए, क्योंकि इस बार का चंद्र ग्रहण बहुत भारी होने वाला है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनके लिए बहुत काम आने वाला है। बहुत धन्यवाद।